Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. भारतीय उद्योग जगत के लिहाज से कहें, भारतीय व्यापार के लिहाज से कहें, भारत की राजनीति के हिसाब से कहें या भारत के समाज के हिसाब से कहें, एक युग का अंत हो गया है। यूं किसी भी बड़े आदमी की मौत पे कहा जाता है कि एक युग का अंत हो गया है, लेकिन राहुल बजाज के लिए ये वाक्य कोई औपचारिकता नहीं है, सचमुच एक युग का अंत हो गया है। राहुल बजाज अपने आप में एक प्रतीक थे। राहुल बजाज स्वर्गीय जमनालाल बजाज के पुत्र थे, यानी वो एक ऐसे परिवार से आते थे जो गांधीवादी विचारधारा में पला बढ़ा था, वहाँ उनका पालन पोषण हुआ था। उसके बाद उन्होंने जब बजाज ऑटो की कमान संभाली 1965 में, वो वक्त इस देश में बहुत से लोग साइकिल से आगे की नहीं सोचते थे। बहुत से लोग पैदल चलते थे, कुछ लोग साइकिलों पर चलते थे और स्कूटर जैसी सवारी का तो लोग सपना ही देखते थे। लेकिन राहुल बजाज उस वक्त ये सपना देख रहे थे कि वो एक वक्त इस देश में इतने स्कूटर बनाएंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। इसके लिए उनकी कंपनी ने दुनिया की मशहूर कंपनी इटली की पियाजियो के साथ एक कोलैबोरेशन किया। वो साझा समझौता था जिसके तहत पियाजियो की टेक्नोलॉजी से बजाज ने भारत में स्कूटर बनाने शुरू किए, जिनको वेस्पा 150 कहा जाता था। वेस्पा नाम से वो स्कूटर बिकते थे। लेकिन ये सौदा चलता रहा काफ़ी समय तक। उसके बाद राहुल बजाज का ये हौसला था कि उन्होंने पियाजियो के साथ वो समझौता न सिर्फ तोड़ा, बल्कि उन्होंने पियाजियो को दुनिया के बाज़ार में चुनौती दी और उस समझौते को इस अंदाज में तोड़ा कि उस करार की शर्तों को उन्होंने वायलेट किया और कहा कि मैं अपने देश की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ स्कूटर बनाऊंगा। आपके करार से अगर उसमें रुकावट आती है, बाधा आती है, तो मैं आपके इस करार को नहीं मानता हूँ। बहुत लंबे समय अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में बजाज ऑटो और पियाजियो के बीच उस मामले पर मुकदमा चलता रहा, लेकिन राहुल बजाज अपनी जिद पर अड़े रहे और वो नहीं माने। वो जो स्कूटर बनाते थे उसकी जो मांग थी वो आज की तारीख में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 8 साल की वेटिंग लिस्ट हुआ करती थी। जो वेस्पा 150 नाम का स्कूटर था, फिर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी शुरू की जो प्रिया नाम से उस स्कूटर को बनाती थी, और बजाज ने खुद बजाज चेतक और बाद में बजाज सुपर नाम के स्कूटर बनाने शुरू किए। वक्त था जब बजाज के स्कूटर लेने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख के दिया करते थे। चीफ मिनिस्टर के कोटे से स्कूटर मिलता था। 8 साल की वेटिंग हुआ करती थी और बजाज साहब लगातार इस बात पे दबाव बनाते रहे सरकारों पे कि आप हमें और स्कूटर बनाने की परमिशन दीजिए। ये कोटा परमिट का राज था। उस वक्त स्कूटर बनाने वाली कंपनी कितने स्कूटर बनाएगी ये सरकार तय करती थी। बाजार में कितनी मांग है इससे तय नहीं होता था। और राहुल बजाज लगातार इस सवाल को उठाते थे। वो इस बात को लेके सरकारों के साथ झगड़ा करते थे। वो एक कांग्रेसी परिवार से आते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों के साथ उनकी तकरार होती रहती थी, लगातार होती रही। और यही उनका जो जुझारू जज्बा था उसने उन्हें एक तरह से भारत के उद्योग जगत का नेता बना दिया। CII नाम का जो उद्योग संगठन आज आप देखते हैं, ये काफ़ी हद तक, बल्कि उससे जुड़े हुए बहुत से लोग कहते हैं कि लगभग पूरी तरह राहुल बजाज की मेहनत, उनके जज्बे का, उनके हौसले का नतीजा था। पहले ये CEI कॉन्फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री होता था, बाद में उसका नाम CII हो गया। और राहुल बजाज इकलौते इंसान हैं जो इस संगठन के 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। पहली बार तो वो प्रेसिडेंट अपने स्वाभाविक तरीके से बने थे। दूसरी बार जब इनके एक प्रेसिडेंट ने अपना पद संभालने से इनकार कर दिया था, तो उस वक्त कहाँ से ढूंढें, किसको लाएं? स्वाभाविक था कि उस संगठन के फादर फिगर थे राहुल बजाज, और उनको ये कहा गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो उस संगठन के उस टेन्योर के लिए अध्यक्ष बन गए। लेकिन राहुल बजाज की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि वो रीढ़ की हड्डी को मजबूती के साथ सीधा रख के आखिरी समय तक खड़े रहे। अभी पिछले काफ़ी समय से उन्होंने बातचीत बंद कर रखी थी, बहुत कम बात करते थे। हालांकि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त था कि मैं उन्हें फ़ोन करता था तो वो बात करते थे या पलट के फ़ोन करते थे, जवाब देते थे। लगभग 30 साल से मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता था। उनके साथ मेरे
संबंध रहे। एक रिपोर्टर के तौर पे मैंने काम शुरू किया, जिससे मेरे उनके वो रिश्ते बने और उसी तरह के प्रोफेशनल व्यावसायिक संबंध ही थे। कोई ये नहीं है कि मैं उनके परिवार का सदस्य था, लेकिन इसमें वो इस बात का ध्यान रखते थे कि अगर आपने फ़ोन किया है तो वो पलट कर आपको फ़ोन करते थे, पूछते थे कि भाई क्या बात है, और अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको इसकी वजह बताते थे कि आज आपसे वो बात क्यों नहीं कर पाएंगे। कभी कभार वो किसी पे गुस्सा भी हो जाते थे, और वो गुस्सा हमारे जैसे लोगों पे, हमारे साथ के लोगों पे भी होते थे और सरकारों पे भी होते थे, और खुलकर होते थे। और ये उनकी खासियत थी। जो आखिरी पब्लिक अपीयरेंस उनका बड़ा है, जिसमें वो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के सामने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग आपके सामने बोलेंगे नहीं, जिसका जवाब अमित शाह ने यूं दे दिया कि नहीं, देखिए आप बोल रहे हैं, इसका अर्थ है कि लोग बोल सकते हैं। लेकिन वो उस वक्त की एक बहुत कड़वी सच्चाई को बयान कर रहे थे, और इस तरह की कड़वी सच्चाई वो पहली बार बयान नहीं कर रहे थे, वो उससे पहले कई बार ऐसा कर चुके थे, अनेक सरकारों के साथ, अनेक सरकारों के सामने। इस सरकार के सामने भी कर रहे थे। ये ज़रूर एक काबिल तारीफ बात थी कि वो इस सरकार के दौर में उम्र के उस पड़ाव पे जाके जहां वो अपनी कंपनी की चेयरमैनशिप भी छोड़ने जा रहे थे। पिछले साल अप्रैल में उन्होंने बजाज ऑटो समूह के चेयरमैन के पद से खुद को अलग किया, लेकिन उस वक्त भी जब उन्हें मौका मिला तो वो आवाज़ उठाने से पीछे नहीं हटे। ये उनकी सबसे बड़ी बात थी, जिसकी वजह से उनको हमेशा याद रखा जाएगा, और जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि आज राहुल बजाज के नहीं रहने से एक युग का अंत हो गया है। राहुल बजाज की कंपनी का मशहूर विज्ञापन, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, ये जो विज्ञापन की लाइन है, ये हमारी पूरी पीढ़ी को, हमसे पहले वाली पीढ़ी को और हमारे बाद वाली पीढ़ी को भी अभी तक दिमाग में गूंजती है, याद रहती है। अच्छी बात यह है कि राहुल बजाज साहब ने अपने रहते अपने कारोबार का इस तरह बंटवारा किया कि उनके परिवार में उनको दोनों बेटों ने 2 अलग अलग हिस्से कारोबार के संभाल लिए। उनके बड़े बेटे राजीव बजाज बजाज ऑटो के कर्ता धर्ता हैं, और वो उनकी ऑटोमोबाइल कंपनी चलाते हैं। और छोटे बेटे संजीव बजाज, जिनके बारे में उस वक्त लगा कि शायद वो उनको हल्का काम मिल गया है, वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जो फाइनेंसिंग आर्म्स थी बिजनेस की, वो संभाल रहे थे। लेकिन संजीव बजाज ने एक चमत्कारी काम करके दिखाया, और जो लोग शेयर बाज़ार में दिलचस्पी रखते हैं वो जानते हैं कि संजीव बजाज ने फाइनेंस के कारोबार में कुछ वैसा ही करके दिखाया है जैसा राहुल बजाज ने 2 व्हीलर के कारोबार में बरसों पहले करके दिखाया था। जिन लोगों ने संजीव बजाज के काम में पैसा लगाया है वो जानते हैं कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त रिटर्न उनको दिया है। लेकिन राहुल बजाज की लेगेसी है जो छोड़ के गए हैं अपने साथ, उनका सामाजिक कार्य है जो वो छोड़ के गए हैं अपने पीछे। लेकिन इसके साथ ये कहना ज़रूरी है, ये कहना हमारी मजबूरी है कि राहुल बजाज नहीं हैं, उनकी कमी हमको आज बहुत खल रही है और आने वाले वक्त में भी बहुत खलती रहेगी। बहुत समय तक उनको याद किया जाएगा, और ज़रूरी है कि आप राहुल बजाज के पूरे जीवन पर एक बार नज़र डालें और ध्यान से देखें कि कैसे बनता है एक ऐसा इंसान, कैसा होता है वो इंसान जो हर तरह की परिस्थिति में सीधा खड़ा रहता है, सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल करता है और कभी घबराता नहीं है। बहुत साल पुरानी बात है जब पॉलिटिकल फंडिंग पर इतनी चर्चा नहीं होती थी। लगभग 25-26 साल पहले की बात है। मैं एक बार उनसे कुछ सवाल पूछ रहा था पॉलिटिकल फंडिंग पर, और उन्होंने कहा था, साहब हम तो चंदा देते हैं और एक एक पैसा चेक से देते हैं, किसी को हम एक भी पैसा कैश में नहीं देते हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदा जो भी देते हैं चेक से दिया करते हैं। ये हिम्मत आज की तारीख में कितनों में है मैं नहीं जानता हूं कि वो चेक से चंदे का भुगतान करें। इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की एक चीज़ आई है जिससे भुगतान हो रहा है, कौन किसे दे रहा है पता नहीं चलता है। लेकिन राहुल बजाज ने ये हिम्मत अब से बरसों पहले दिखा दी थी। उन्होंने इस बात की ज़रूरत समझ ली थी कि पॉलिटिकल फंडिंग क्लीन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और ये भुगतान चेक से होना चाहिए कंपनी की तरफ से, ताकि कंपनी के खाते पे भी चढ़ा रहे, पॉलिटिकल पार्टी के खाते में भी चढ़ा रहे, आपके शेयर होल्डर को भी पता रहे और बाकी जनता को भी पता रहे कि आप किसको दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं।